Good morning. I am Sushma Tripathi, PGT History from Kendri Vidyalaya Dhana. I am going to start History Chapter 12, topic Colonial Cities, Urbanization, Planning and Architecture. This is last part of this chapter, part 6. So let's begin. 4.3 आर्किटेक्चर इन बॉम्बे। बॉम्बे में के आर्किटेक्चर को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इम्पीरियल विजन को दो तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपने जो इनका इम्पीरियल विजन है उसको साकार किया था। पहला जो था वो टाउन प्लानिंग था और दूसरा था एम्बेलिशिंग सिटीज़ विथ मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स। पहला उन्होंने टाउन प्लानिंग किया और दूसरा बहुत सारे इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे फोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, कमेमोरेटिव टावर्स, कमर्शियल डिपोट्स और डॉक्स, ब्रिजेस। ये पूरे इम्पीरियल बिल्डिंग्स के एग्जाम्पल हैं। ऑल्दो प्राइमरली सर्विंग फंक्शनल नीड्स लाइक डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स। डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स के लिए भी बिल्डिंग्स बने थे। ये बिल्डिंग्स सिंपल नहीं थे। इनसे जो है इम्पीरियल ताकत का पता चलता है। ये जो आइडिया रिप्रेजेंट करते थे वो है इम्पीरियल पावर, नेशनलिज्म, रिलीजियस ग्लोरी। यानी कि इन टाउन प्लानिंग और बिल्डिंग्स से जो हमें आइडियाज़ रिफ्लेक्ट होता है, मिलता है, वो है इम्पीरियल पावर, नेशनलिज्म, रिलीजियस ग्लोरी। शुरुआत में बॉम्बे 7 आइलैंड्स से बना हुआ था। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रीव होने लगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा, इन आइलैंड्स को ज्वाइंट कर दिया गया और इस तरह से अब जो है बॉम्बे में बहुत सारे ज़्यादा स्पेस हो गए। बॉम्बे भारत का जो कॉलोनियल इंडिया है उसका कमर्शियल कैपिटल था। ये जो है कमर्शियल कैपिटल था। यहाँ पर ये इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर भी था। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी यहाँ से होते थे। 19th सेंचुरी के एंड में जो भारत से आयात और निर्यात होता था उसका आधा भाग तो बॉम्बे से ही किया जाता था। यहाँ से जो मुख्य निर्यात सामग्री था ट्रेड में वो था ओपियम यानी अफीम। इसको जो है चाइना में एक्सपोर्ट किया जाता था और इसको जो है इंडियन मर्चेंट्स और मिडिल मैन भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड करवाते थे, जिनका जो ग्रोथ है वो मालवा, राजस्थान और सिंध में होता था। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में जो है जो व्यापारी हैं उनको भी बहुत प्रॉफिट हुआ और इस तरह से भारत में इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास यानी भारतीय पूंजीवादी वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। बॉम्बे में कैपिटलिस्ट जो थे वो बहुत अनेक कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते थे, जैसे पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुस्लिम, गुजराती, बनिया, बोहरा, ज्यू, अर्मेनियन इत्यादि। तो इस तरह से अभी हमने इसमें क्या देखा, शॉर्ट में समझ लेते हैं कि बॉम्बे में 7 आइलैंड थे। जनसंख्या बढ़ने लगी तो उनको ज्वाइंट कर दिया गया, इससे बॉम्बे में बहुत स्पेस हो गया। बॉम्बे जो है ये कॉलोनियल इंडिया का कमर्शियल कैपिटल था। यहाँ से ओपियम का एक्सपोर्ट किया जाता था, इसलिए ये इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर भी था। ओपियम में भारतीय जो मर्चेंट हैं, जो ये मिडिल मैन है, वो अंग्रेज़ों को प्रोवाइड करवाते थे, जिनका जो उत्पादन है वो मालवा, राजस्थान और सिंध में होता था। इस तरह से भारतीय कैपिटलिस्ट का भी प्रादुर्भाव हुआ और जो बॉम्बे में कैपिटलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट को हिंदी में पूंजीवादी कहते हैं, वो डाइवर्स कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते थे,
और जिनमें जो है पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी इत्यादि आते हैं। 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हो गया था, जिसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका से कॉटन आना बंद हो गया और इस तरह से भारतीय कॉटन का डिमांड बढ़ गया, जिसका प्रोडक्शन जो है डेक्कन में होता था। और इंडियन मर्चेंट्स और मिडिल मैन ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता था। 1869 में स्वेज कैनाल को खोल दिया गया और बॉम्बे जो है ये द वर्ल्ड इकोनॉमी से लिंक हो गया। बॉम्बे गवर्नमेंट और इंडियन मर्चेंट्स ने इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हुए बॉम्बे को अर्ब से प्राइमा इन इंडिस घोषित कर दिया, यानी कि बॉम्बे को जो है भारत का सरताज घोषित कर दिया। लैटिन में इसका मतलब होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया। भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो शहर है वो क्या है, बॉम्बे है, ऐसा घोषित कर दिया गया। लेट 19th सेंचुरी में इंडियन मर्चेंट्स ने कॉटन मिल्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ में वो जो है जो सिटी में बिल्डिंग्स बन रही थी उसकी तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित किया। जैसे जैसे बॉम्बे में इकनॉमी बढ़ी वैसे वैसे ही रेलवे, शिपिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। इस तरह से हम देखते हैं कि जो न्यू बिल्डिंग्स है उनको कंस्ट्रक्ट किया गया। ये बिल्डिंग्स जो है ये कल्चर और कॉन्फिडेंस यूरोपियंस की बताती थी, यानी जो रूलर्स यहाँ पे शासन कर रहे हैं उनका कल्चर और कॉन्फिडेंस दोनों ही बिल्डिंग के माध्यम से रिफ्लेक्ट होता था। आर्किटेक्चरल स्टाइल वॉज यूजुअली यूरोपियन। आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है ये कैसा होता था, ये यूरोपियन स्टाइल होता था। यूरोपियन स्टाइल्स को रिफ्लेक्ट करने के से द इम्पीरियल विजन इन सेवरल वेज। इससे हमें जो इम्पीरियल विजन है वो कई तरीके से दिखती है। जैसे पहला, इट एक्सप्रेस द ब्रिटिश डिजायर टू क्रिएट अ फैमिलियर लैंडस्केप इन एन एलियन कंट्री। एक एलियन कंट्री मतलब अजनबी कंट्री, उस कंट्री में उस तरह का लैंडस्केप क्रिएट किया जाए जिसके वो फैमिलियर हों और साथ साथ उनकी जो फीलिंग आए वो एट होम, यानी घर में जैसे वो अपने घर में रहते हैं वैसी फीलिंग्स आए। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे इंडिया को ये कि एलियन कंट्री है और यहाँ पे वो किस तरह की फीलिंग चाह रहे हैं जैसी फीलिंग उनके ब्रिटेन में होती थी। सेकेंड, द ब्रिटिश फेल्ट दैट यूरोपियन स्टाइल्स वुड बेस्ट सिम्बलाइज देयर सुपीरियोरिटी। और दूसरे वो क्या फील करते हैं, वो उनका मानना है कि जो यूरोपियन स्टाइल है वो उनकी सुपीरियोरिटी, अथॉरिटी और पावर को दर्शाता है। थर्ड, they thought that buildings that looked European would mark out the difference and distance between the colonial masters and their Indian subjects। थर्ड वो बताते कि जो यूरोपियन स्टाइल में बिल्डिंग्स बन रही हैं वो साफ साफ जो है वो ये कॉलोनियल मास्टर एंड देयर इंडियन सब्जेक्ट्स, यानी इंडियन भारतीय जो लोग हैं और जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं, रूलर्स हैं, उनके बीच में डिफरेंस साफ साफ दिखलाई पड़ता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो द फीचर्स ऑफ बिल्डिंग्स है ये किसका प्रतीक है, ये जो है रूलर्स के कॉन्फिडेंस और इनकी अथॉरिटी, सुपीरियरिटी पावर का प्रतीक है। प्रारंभिक बंगले जो बने हुए थे ये ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग्स से डिफरेंट थे और ये ऑड दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे इंडियंस ने यूरोपियन आर्किटेक्चर को अपना लिया, ब्रिटिशर्स ने भी इंडियन स्टाइल को अपना लिया और इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है बंगलो। बंगलो जो नाम है ये
बंगाली हट से लिया गया है, यानी बंगाली हट जो बंगाली झोपड़ी होती थी उसको बंगलू कहा जाता था। कॉलोनियल बंगलू एक्सटेंसिव ग्राउंड्स पर बने होते थे। इनमें प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था और ये भी ध्यान रखा जाता था कि इंडियंस और रूलिंग क्लास में जो है डिफरेंस बना रहे। बंगले में गर्मी के महीने में जो है कूलिंग बना रहे, इसके लिए ढलवा छतें होती थी, पिच्ड रूफ होता था और उसके चारों तरफ जो है बरामदे बने होते थे। बरामदे चूँकि खुले होते थे तो उससे हवा पास होती थी तो वहाँ पे ठंडक बनी रहती थी। इसके साथ साथ में जो सिविल लाइन है, सिविल लाइंस में जो भी रूलिंग क्लास के बंगले बने होते थे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को भी बता रहे हैं, क्योंकि वो जो है इंडियंस से किसी तरह का कोई सोशल कांटेक्ट रखना पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह से हमने जो है फीचर्स ऑफ इस ब्रिटिश बंगलोज का देख लिया। यहाँ तक कि बंगले में जो है डोमेस्टिक सर्वेंट्स के लिए क्वार्टर भी बने रहते थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 19th सेंचुरी में ये पिक्चर जो आपको दिख रहा है ये बॉम्बे में बने हुए बंगले का पिक्चर है। फिर आप ये पे देख रहे हैं ये टाउन हॉल है, बॉम्बे का टाउन हॉल है ये पिक्चर। तो इससे आपको अंग्रेज़ियों के द्वारा बनाए गए बिल्डिंग्स की भव्यता का भी दर्शन होता है। पब्लिक बिल्डिंग्स को 3 आर्किटेक्चर से बनाया गया था। भारत में जो पब्लिक बिल्डिंग्स बनी थी उसको 3 शैलियों में बनाया गया था। 2 को तो डायरेक्ट जो है ये इंग्लैंड से आयात किया गया था। पहली शैली को जो है न्यू क्लासिकल और द न्यू क्लासिकल कहा गया है। इसके फीचर्स हैं कि जो पिलर्स के पीछे जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसे जो है रोम, इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से हुआ है, रोम से हुआ है। रोम के बिल्डिंग्स पर इस स्टाइल को देखा जा सकता है और जिसको रीअडॉप्ट किया गया था रेनेसेंस पीरियड में, यानी कि पुनर्जागरण के समय इसको पुनर्जीवित कर दिया गया था। ये स्टाइल जो है ये ब्रिटिश एम्पायर के लिए अप्रोप्रिएट थी, उपयुक्त थी। ब्रिटिश इमेजिन करते थे कि इस स्टाइल से रोम की भव्यता, यानी रोम की जो भव्यता है वो दिखलाई पड़ता है। तो भारत में भी अगर इस आर्किटेक्चरल स्टाइल को अडॉप्ट किया जाएगा तो इससे भी जो है ग्लोरी ऑफ इम्पीरियल इंडिया को एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी भारत में इम्पीरियल की भव्यता को दर्शाया जा सकता है। चूँकि इस स्टाइल का ओरिजिन मेडिटेरियन में हुआ था, भूमध्य सागर में हुआ था, तो ये भारतीय वेदर के लिए भी सूटेबल थी। ये भारतीय वेदर क्या है, ट्रॉपिकल वेदर, तो इसके लिए भी ये सूटेबल थी। जो टाउन हॉल बॉम्बे में बनाया गया है वो 1833 में इसी स्टाइल पर बनाया गया था। टाउन हॉल बॉम्बे में का जो स्ट्रक्चर है वो इसी स्टाइल पे बनाया गया था। दूसरा हम देखते हैं कि 1860 के दशक में जब कॉटन मिल्स सेटअप होने लगे थे तो वहाँ पर जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई गई थी उनको जो है एल्फिंस्टन सर्कल कहा गया है। बाद में इसका नाम चेंज करके हॉर्नीमैन सर्कल रख दिया गया था। हॉर्नीमैन जो है ये इंग्लिश एडिटर थे और ये इंडियन नेशनलिस्ट को सपोर्ट करते थे। दिस बिल्डिंग वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम मॉडल्स इन इटली, और ये बिल्डिंग जो है ये किससे इंस्पायर्ड था, मॉडल्स इन इटली में, इटली के मॉडल्स पे ये इंस्पायर्ड था, प्रेरित था। It made innovative use of covered arcades at ground level to shield the shopper and pedestrian from the fierce sun and rain of Bombay. ये जो यहाँ पे जो तोरण पथ बने थे, आर्केड्स को हिंदी में तोरण पथ कहते हैं, तोरण पथ कहते हैं, जो कि जो शॉपर्स थे, पेडिस्ट्रियन यानी जो पैदल चलने वाले थे, इनको जो है तेज़ धूप और बारिश से भी ये बचाता था।
ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसको एल्फिंस्टन सर्कल कहा गया है, और एल्फिंस्टन सर्कल। सेकेंड आर्किटेक्चरल स्टाइल इज न्यू गॉथिक। मेन फीचर्स ऑफ न्यू गॉथिक इज हाई पिच्ड रूफ, पॉइंटेड आर्क्स एंड डिटेल्ड डेकोरेशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि दूसरी जो शैली है उसका नाम न्यू गॉथिक है, और इसके जो प्रमुख फीचर्स हैं उनमें हाई पिच्ड रूफ को हिंदी में कहा जाता है कि ऊंची छत होती थी इसमें। पॉइंटेड आर्क से मतलब होता था कि जो आर्क से मेहराब इसको हिंदी में कहते हैं, ये नोकदार हुआ करते थे। एंड इसके ऊपर डिटेल्ड डेकोरेशन होता था, यानी साज सज्जा डिटेल्ड होता था। गॉथिक स्टाइल को बिल्डिंग्स से लिया गया है, स्पेशली जो है चर्चेस से लिया गया है, और मिडिवल पीरियड में इसको जो है नॉर्दर्न यूरोप में अपनाया गया था। न्यू गॉथिक और न्यू गॉथिक स्टाइल को मिड 19th सेंचुरी इंग्लैंड में पुनः अपनाया गया, और इसी को गवर्नमेंट ने बॉम्बे में बिल्डिंग्स को बनाते समय अपनाया। तो इस तरह से हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि इस एग्जाम्पल से उन बिल्डिंग्स का देखते हैं जो कि बॉम्बे में इस शैली में बने हुए थे, जैसे सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे है, सेक्रेटरी, वो इसी शैली में बनाए गए थे। अब हम देखते हैं कि भारतीय मर्चेंट्स ने भी बिल्डिंग्स के लिए मनी को डोनेट किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल कावासजी जहांगीर रेड्डी मनी, ये एक पारसी मर्चेंट थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी हॉल के लिए मनी डोनेट किया था। इसी तरह से बैंकर प्रेमचंद रॉयचंद ने भी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्लॉक टावर के लिए मनी डोनेट किया था, इसीलिए इस टावर का नाम इनकी मदर के नाम रोजाबाई टावर रखा गया। इंडियन मर्चेंट्स न्यू गॉथिक स्टाइल से बहुत ज़्यादा खुश थे। उनका मानना था कि इससे जो है बॉम्बे को मॉडर्न सिटी बनाने में मदद मिलेगी। इस तरह से न्यू गॉथिक स्टाइल का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है विक्टोरिया टर्मिनस। विक्टोरिया टर्मिनस जो है ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी का हेडक्वार्टर था। इस तरह से अंग्रेज़ों ने न्यू गॉथिक शैली को रेलवे स्टेशन के डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन के लिए भी प्रयोग किया था, और सक्सेसफुली एक बढ़िया रेलवे नेटवर्क को बनाने में सफलता प्राप्त की थी। इस तरह से न्यू गॉथिक स्टाइल ने बॉम्बे शहर को एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर प्रदान कर दिया था। इस तरह से हम तीसरी शैली देखते हैं, इंडो सार्सेनिक शैली। इंडो यूज्ड फॉर हिंदू एंड सार्सेनिक यूज्ड फॉर मुस्लिम्स। ब्रिटिशर्स इंस्पायर्ड टू adopt this style, which used in medieval buildings as like domes, chhatris, jalis, arcs. In public buildings used this architecture, Britishers wanted to prove themselves they were legitimate rulers of India. And we have seen this style in two famous buildings such as the Gateway of India, which built up for welcoming of King George V and Queen Mary to India in 1911, and the second most famous building, Taj Mahal, which built by industrialist Jamshedji Tata, and Taj Mahal Hotel also became a challenge for clubs and hotels which maintained by Britishers. तो इस तरह से हमने देखा कि इंडो सार्सेनिक ये जो है भारतीय मिश्रित शैली है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की शैलियों की झलक मिलती है। इसको अंग्रेज़ों ने
मीडिएवल बिल्डिंग्स में जो ये बना हुआ था उसको पब्लिक इमारतों को बनाने में लगाया और इससे ये साबित करना चाहते थे कि वे भारत के वैध शासक हैं। इस स्टाइल को गेटवे ऑफ इंडिया में देखा जा सकता है, इसी तरह से ताजमहल होटल में देखा जा सकता है। तो इस तरह से अभी तक हमने पढ़ लिया कि जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें 3 आर्किटेक्चरल स्टाइल को अडॉप्ट किया गया है। जगह की कमी होने के कारण बॉम्बे में चॉल बनाए जाने लगे। ये जो है मल्टी स्टोरीड सिंगल रूम अपार्टमेंट्स होते थे, जिसमें कि लॉन्ग ओपन कॉरिडोर से बना होता था। कर्टियार्ड में जो है लॉन्ग ओपन कॉरिडोर से बने होते थे। इसमें एक साथ बहुत सारी फैमिलीज रहती थी और इससे उनके अंदर जो है नेबरहुड और सॉलिडेरिटी की भावना पैदा हो जाती थी। पॉइंट 5 फोर्ट बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स टेल अस। पॉइंट 5 में हमें ये देखना है कि जो बिल्डिंग्स है और जो उनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है वो क्या हमें बताते हैं। तो आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट्स द एस्थेटिक आइडियल्स प्रिवेलेंट एट अ टाइम। ये आर्किटेक्चर क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? एस्थेटिक आइडियल्स किस उस समय के, एंड वेरिएशंस विद इन दोज आइडियल्स, और उनमें क्या वेरिएशंस है उसको बताते हैं। बट एज वी हैव सीन बिल्डिंग्स ऑल्सो एक्सप्रेस द विजन ऑफ दोज हु बिल्ड देम। और इसके साथ साथ में बिल्डिंग्स जो है ये उनके विजन को बताते हैं जो इसको बनाते हैं। रूलर्स एवरीवेयर सीक टू एक्सप्रेस देयर पावर थ्रू बिल्डिंग्स। जो रूलर्स हैं ये बिल्डिंग्स के थ्रू अपने पावर्स को बताना चाहते हैं। सो बाय लुकिंग एट द आर्किटेक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम के आर्किटेक्चर को देखने के बाद हमें ये समझ में आता है वी कैन अंडरस्टैंड हाउ पावर वॉज कंसीव्ड ऑफ एंड हाउ इट वॉज एक्सप्रेस थ्रू स्ट्रक्चर्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स, ब्रिक्स एंड स्टोन्स, पिलर्स एंड आर्क्स, सोरिंग डोम्स और वॉल्टेड रूफ्स। तो इस तरह से हमने जो है लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में डिस्कस कर लिया कि बॉम्बे के बिल्डिंग्स को बनाने के लिए 3 आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का प्रयोग किया गया था जो कि साम्राज्य के भव्यता को दर्शाता है। थैंक यू।